हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में रिटेल इन्वेस्टर्स की मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स की डिस्कशन करेंगे और इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे इन सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मेरी नजर में रिटेल इन्वेस्टर्स की फर्स्ट मिस्टेक है छोटे छोटे गेम्स पे बहुत फोकस करना और बड़े गेम को भूल जाना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जब रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स से मतलब क्या है, मैं और आप, हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो हमारी आपकी एक गलती ये होती है कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स पे बहुत फोकस करते हैं। उनके प्राइस चार्ट्स को देखेंगे, उनकी बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल्स को देखेंगे, फंड्स की आउट परफॉर्मेंस को देखेंगे, अंडर परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनके शार्प रेशियोज और बीटा अल्फा कंपेयर करेंगे। बट ये भूल जाते हैं हम कि हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसी परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो यूज करना है, आपको जो वेल्थ क्रिएट करनी है, वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो से करनी है। आपको एक फंड या एक स्टॉक वो क्रिएशन करके नहीं देगा, या फिर आप एक स्टॉक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपनी पूरी वेल्थ क्रिएशन के लिए। वो एक बहुत ही रिस्की बेट हो जाए कि आप अपनी जो सारी वेल्थ क्रिएशन है वो बेट कर रहे हैं एक ही स्टॉक के ऊपर या एक ही फंड के ऊपर। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हैं। आपके कुछ अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ डिफेंसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ डेट फंड्स होते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं, कुछ रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तो आपकी जो पोर्टफोलियो होती है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। तो आपको एक बर्ड्स आई व्यू हमेशा रखना चाहिए कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रही है, उसकी रिस्क कैसी है। क्या वो मार्केट से कम गिरती है जब मार्केट में गिरावट आती है? क्या ओवरऑल पोर्टफोलियो जब मार्केट अच्छी परफॉर्म करती है तो आपकी पोर्टफोलियो क्या मार्केट को आउट परफॉर्म करती है या अंडर परफॉर्म करती है? तो आपको एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ये डेली होने की जरूरत नहीं है, बट वंस इन अ कपल ऑफ वीक्स, वंस इन अ मंथ आपको ध्यान में एक आना चाहिए कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसी परफॉर्म कर रही है। आप एक मंथली व्यू रख सकते हैं कि अच्छा, इस महीने मेरी इतनी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई, मेरे पोर्टफोलियो ने इतना परफॉर्म किया, ऐसा परफॉर्म किया। तो आप एक इंडिविजुअल स्टॉक या इंडिविजुअल फंड से ऊपर उठ के एक ओवरऑल हाई लेवल व्यू रख सकते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का, और वही आपके लिए मैटर करता है, वही आपके लिए क्रिटिकल है। क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी वेल्थ क्रिएट होनी है वो पूरी पोर्टफोलियो की वेल्थ क्रिएट होनी है। केवल एक स्टॉक से आपकी सारी गोल्स अचीव नहीं होने वाली है। तो इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नजर रखना, उस पर ज्यादा फोकस करना मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव रहता है, आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। अंग्रेजी में एक कहावत है इंग्लिश में कि मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, तो वो यहाँ पे बहुत ही एप्ट अप्लाई होता है। क्योंकि आप जब एक पेड़ पे फोकस करते हैं, यहाँ की पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पेड़ पे फोकस करने में आप जो आपकी सारी जंगल है, आपके जो सारे खेत हैं या फिर सारी जो आपकी गार्डन है, आप उससे फोकस हटा देते हो, आप उस पर फोकस नहीं करते हो। तो हो सकता है कि आप एक पेड़ को तो बहुत ख्याल रखो, लेकिन आपकी पूरी जो गार्डन है वो सुंदर ना दिखे, वो खूबसूरत ना बन पाए। इसलिए यू हैव टू बैलेंस योर फोकस बिटवीन इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड फंड्स एंड योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। रिटेल इन्वेस्टर्स की दूसरी जो मिस्टेक मुझे लगती है, मेरे ओपिनियन में, ये है कि ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हम में से ऑलमोस्ट हर रिटेल इन्वेस्टर्स में ये देखा जाएगा कि जब वो शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ म्यूचुअल फंड्स पसंद आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो चलो मुझे उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ये लार्ज कैप उतना परफॉर्म नहीं कर रहा तो मिड कैप में करना चाहिए, फिर स्मॉल कैप में करना चाहिए। अरे अब तो इंडेक्स फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, अब तो मुझे इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिला जुला के इन टोटल आप देखें कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स 12, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उन सभी म्यूचुअल फंड्स में करीबन 50-60 स्टॉक होते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत ओवरलैप भी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो भी वो करीबन
300, 350, 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ही ह्यूज ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं कहूंगा। उससे आपकी जो रिटर्न्स हैं उस पर जरूर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें अच्छी कंपनीज तो हैं, बट बहुत सारी मीडियोकर कंपनीज, बहुत सारी लो क्वालिटी कंपनीज भी घुस गई हैं। तो आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न है, जो हमने पिछले पॉइंट पे बात किया कि आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नजर रखनी चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी कम हो जाएगी अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये एक ग्राफ है जो कि बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही मच टॉक्ड अबाउट ग्राफ है। इसमें आपको दिखता है कि जो आपके रिस्क है, जो कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो आपकी रिस्क होती है पोर्टफोलियो में, वो घटती जाती है एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स। लेकिन एक पॉइंट आता है जब ये करीबन 18 से 20 स्टॉक के बीच में, जब आपके पोर्टफोलियो में 18 से 20 स्टॉक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं वो आपकी रिस्क को बहुत ड्रास्टिकली या सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ते जा रही हैं, 200 तक यहाँ दिखा है, तो जैसे जैसे यहाँ 1820 के बाद 200 तक बढ़ती गई है नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो रिस्क कम होती गई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई जितनी है कि एक से बढ़ के जब वो स्टॉक्स आपने 20 किए थे या 1820 तक किए थे, तो जितनी डिक्रीज आपकी कंसंट्रेशन रिस्क में आई, उससे बहुत कम डिक्रीज आई जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाते हैं। और मैं श्योर हूं कि जैसे जैसे आप ओवर डाइवर्सिफाई करते जाते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी रिटर्न्स भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। क्योंकि जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, जो आपके आउट परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाते आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि उनकी जो एलोकेशन है वो 0.5%, 1% है। तो एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक अगर आप 1% एलोकेशन रखते हो अपनी पोर्टफोलियो में, नेस्ले जैसा स्टॉक जब आपकी पोर्टफोलियो में 0.5%, 1% का एलोकेशन होता है, तो वो कितना भी परफॉर्म कर दें, वो कंपनीज कितनी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली हो, लेकिन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में वो डेंट नहीं बना पाएंगी, वो एक इफेक्ट, इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगी, क्योंकि उनकी एलोकेशन ही इतनी छोटी है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप 50 स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट इक्विटी में 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, और 10 म्यूचुअल फंड भी आपके चल रहे हैं, तो मिला जुला के आपकी जो एलोकेशन होगी वो करीबन 200-250 स्टॉक्स में होगी, और उन सभी में आपकी 0.5%, 1% मैक्सिमम होगा, तो 2-3% से ज्यादा आपकी एलोकेशन नहीं होगी। तो अच्छी कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड्स गंदी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली वो रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट चूंकि आपने अपने पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है कि अच्छी कंपनीज, जो आपकी हाई कन्विक्शन वाली कंपनीज हैं, उनकी भी इफेक्ट अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी जो एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में वो बहुत कम है। इसलिए मेरी राय है कि आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन से जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, क्योंकि आपकी रिस्क कम होती है उससे, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, किसी एक कंपनी या किसी एक स्टॉक में आपकी डिपेंडेंसी कम होती है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि इन दैट केस अच्छी कंपनीज भी आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे पाएंगी। तीसरी मिस्टेक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है इल्यूसिव सर्च फॉर मल्टीबैगर्स और पेनी स्टॉक्स। तो ये जो सर्च है, ये लाइफ लॉन्ग सर्च है, नेवर एंडिंग सर्च रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, क्योंकि हमेशा उनको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो इतने ज्यादा गिर चुके हैं, 80%, 90% की गिरावट पे मिल रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, और इतनी वैल्यू बार्गेन आपको मिल रही है कि जब वो ऊपर उठेंगे तो आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेंगे, इधर उधर कुछ नहीं, बीच में नहीं, डायरेक्ट करोड़पति। तो हमेशा एक सर्च रहती है रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर, एक भूख रहती है, हंगर रहती है कि उन्हें करोड़पति वाले मल्टी बैगर्स चाहिए, पेनी स्टॉक्स चाहिए। वो मल्टी बैगर्स का एसेंशियल जो मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो नहीं समझ पाते। मल्टी बैगर्स वो नहीं होते हैं जो आपको स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट पे 1 साल 2 साल के लिए एकदम स्टुपेंडस रिटर्न्स दे देते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं कई सालों के लिए, उसके बाद फिर जगते हैं 1-2 साल के लिए और फिर सो जाते हैं 10 साल के लिए। तो उन स्टॉक्स को मैं मल्टी बैगर्स नहीं मानता, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में तो 1-2 साल के लिए नहीं करते, 5 साल के लिए नहीं करते, आप करते हैं अपनी लाइफ इन्वेस्टमेंट डालते हैं, आप अपनी लाइफ सेविंग्स उसमें डालते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो मल्टी बैगर्स में रियल मल्टी बैगर्स उनको मानता हूं, उन स्टॉक्स को, उन कंपनीज को मानता हूं जो ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी थोड़ी करके ही सही, लेकिन आपकी ग्रोथ को हर साल, हर क्वार्टर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी बिजनेस के थ्रू, अपने हेल्दी फंडामेंटल्स के थ्रू आपकी वेल्थ को ग्रो करते जाते हैं। वो होते हैं असली मल्टी बैगर्स, क्योंकि वही आपकी वेल्थ को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50, 100 टाइम्स तक ग्रो करते हैं। तो मेरी नजर में तो असली मल्टी बैगर्स ऐसी कंपनीज हैं जिसकी बिजनेस की फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, जिनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छी हैं, ये कंपनीज मुझे एक्चुअल मल्टी बैगर्स लगती हैं। और पेनी स्टॉक्स में तो मैं कभी जाता ही नहीं। आपने इस चैनल पे देखा होगा कि कभी भी मैं
वो 2 रुपए 5 रुपए वाले स्टॉक्स कभी मुझे देखा ही नहीं होगा कि मैंने बात की होगी उनमें से कभी की। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा हुआ है कि 5 रुपए या 10 रुपए वाले स्टॉक्स की मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स मुझे ऐसी प्राइसेस पे कभी दिखते ही नहीं है। मुझे कभी भी पेनी स्टॉक्स दिखते ही नहीं है जिनको मैं आपको सजेस्ट कर पाऊं या जिनकी डिस्कशन हम यहाँ पे कर पाए। इसलिए मैं पेनी स्टॉक्स और जो ये एल्यूसिव मल्टी बैगर्स हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। ये जो सीजनल स्टॉक्स होते हैं जो एक साल में आपकी कैपिटल को 10 टाइम्स कर देते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, ये रुचि सोया जैसे स्टॉक्स और ये आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक, इन सब से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो इस सारी डिस्कशन को मैंने इस लाइन में यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है कि रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ओवर एम्फसाइज करते हैं क्वांटिटी को, कि मैं अगर इस कंपनी के 1000 स्टॉक ले लूंगा, 10,000 1 लाख स्टॉक ले लूंगा और ये अगर 1 रुपया भी बढ़ जाएगा तो मेरे पास तो फिर डबल हो जाएंगे, वो तो मेरी कैपिटल तो डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो हमेशा उनका ध्यान ये रहता है कि सस्ते से सस्ते स्टॉक्स लूं या उनकी ज्यादा क्वांटिटी लूं सस्ते स्टॉक्स की, और हमेशा अंडर एम्फसाइज करते हैं क्वालिटी को। वो बड़ी कंपनी जैसे नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एमआरएफ, तो इनके जो स्टॉक्स हैं वो आते हैं 3,000 5,000 10,000, एमआरएफ का स्टॉक 60,000 का एक स्टॉक आता है। तो उन स्टॉक से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ठीक है, मैं अगर इसमें 50,000 भी लगाऊंगा तो मैं 10 ही स्टॉक खरीद पाऊंगा, या एमआरएफ का एक ही स्टॉक ले पाऊंगा 60,000 के अंदर, और 60,000 में अगर वोडाफोन आइडिया में लगा दूं तो मेरे पास 6,000 स्टॉक आ जाएंगे। तो ये जो मेंटालिटी है ये चेंज करने की जरूरत है। ये आपको अपनी सोच में थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट सस्टेन्ड परसेंट रिटर्न्स। आपने कितनी टोटल कैपिटल लगाई है उसमें। अगर आपने किसी सस्ते पेनी स्टॉक में भी उतने ही टोटल पैसे लगाए हैं और किसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली मार्केट लीडिंग कंपनी में भी उतने ही पैसे लगाए हैं, तो आपकी कैपिटल अप्रिशिएशन उतनी ही होनी है। इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज इंक्रीज, इट्स ऑल अबाउट परसेंट ग्रोथ। तो आपको जितनी परसेंट ग्रोथ मिलेगी उस पर मैटर करेगा कि आपकी कितनी वेल्थ क्रिएशन हो रही है। ये नहीं मैटर करता कि आपके पास 100 स्टॉक है या 1 लाख स्टॉक है किसी कंपनी के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरी ओपिनियन में कि आपको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। आपको ये आत्मसात करना है, इस चीज को अपने अंदर समझना है कि इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, इट्स ऑल अबाउट स्लो एंड कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग विच विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू। छोटी छोटे गेम्स और छोटे छोटे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ के आप लॉन्ग टर्म फोकस आपका छूट जाता है। आप भूल जाते हो कि आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके पैसे एक साल में डबल हो जाएं। आपकी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने गोल्स को लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाए। आपकी जो रिटायरमेंट गोल्स हैं, चाइल्ड एजुकेशन गोल्स हैं, आपकी घर खरीदने की जो गोल्स हैं, उसको आप अचीव कर पाए। दैट इज रियल हैप्पीनेस, दैट इज रियल सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन नहीं है कि रुचि सोया के स्टॉक्स को मैं अगर एक महीने में डबल कर देता हूं और उसमें मैंने 10,000 रुपए लगाए थे और मेरे 20,000 हो गए, वाह क्या बात है, वाह उस्ताद वाह। तो ठीक है 10 के 20 तो आपके बन गए, बट क्या उससे आप घर खरीद पाओगे? और रुचि सोया का स्टॉक अगर अगले साल फिर डिप कर गया और वो 20 के आपके फिर 7,000 बचे तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। ओवरऑल बात ये है, ब्रॉड आइडिया ये है कि आपको अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि छोटे मोटे गेम्स पे और छोटे मोटे स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे। और उनको मैं रियल टर्म में इन्वेस्टमेंट मानता भी नहीं हूं। वो बस एक स्पेकुलेटिव प्लेज हैं या गेम्स हैं। दोज आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। एक और खामी और मैं समझता हूं कि मिस्टेक जो हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर से, वो भी अनइंटेंशनली अनविलिंगली, वो ये है कि वो अपने विनर्स को सेल कर देते हैं। उनकी जब कोई स्टॉक्स उनको अच्छी खासी रिटर्न दे देती है तो वो उससे निकल जाते हैं ये सोच के कि यार इतने रिटर्न दे दिए, अब कितनी रिटर्न देंगे, तो उनसे निकल जाते हैं ये सोच के कि अब तो इनकी प्राइस नीचे जाएगी, ये लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ मुझे नहीं क्रिएट करके देंगे, और वो उनसे निकल जाते हैं टाइम से पहले। और वो अपने लूजर्स, जो कि जिन स्टॉक्स ने उनको 5-10 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं दिए, नेगेटिव रिटर्न दिए या फिर बहुत ही लो रिटर्न्स दिए 1-2%, उन पे भी लोग हैंग ऑन करते रहते हैं ये सोच के कि ये कभी ना कभी तो अच्छा करेंगे। अरे भाई कभी ना कभी अच्छा करेंगे, अगर उन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप उनके साथ स्टिक कर सकते हो 5 साल 8 साल 10 साल भी। लेकिन हाँ, अगर उन कंपनीज के फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं तो वो आपको इन्वेस्टमेंट में अप्रिशिएशन करके नहीं देंगे। ये आपकी एक मोह माया वाली फीलिंग है कि इस स्टॉक को मैंने इतने कम दाम पे लिया था और इस पे मैं अगर हैंग ऑन करूं तो ये कभी ना कभी मुझे अच्छा करके देगा। ये कभी ना कभी वाली बात तभी होती है जब उस कंपनी की बिजनेस की फंडामेंटल साउंड है, और ये बस एक शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण उस स्टॉक में अच्छी प्राइस वैल्यूएशन नहीं दिख रही है। तो वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में किसी अच्छी कंपनी के प्राइस का इतना सबड्यूड रहना नॉर्मल नहीं है। तो आपको हमेशा इवेलुएट करना चाहिए कि आपके जो लूजर्स हैं वो
एक्चुअली लूजर्स हैं बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल वीकनेस, या फिर बस एक सेंटिमेंट के कारण, मार्केट सेंटिमेंट्स के कारण उनकी प्राइस में अप्रिशिएशन आपको दिख नहीं रही है और आगे चल के जरूर समथिंग विल टर्न अराउंड एंड द स्टॉक विल डू वेल। तो वो आपको असेस करना पड़ता है। बट ओवरऑल आपको हमेशा इस चीज पे फोकस करना है कि आप विनर्स के साथ स्टिक करें, जो जिस स्टॉक ने आपको अच्छी परफॉर्मेंस दी है, not those speculative investments, but companies which were sound throughout this appreciation and which still remain sound। तो उन स्टॉक्स से आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, कोई फंडामेंटल लॉजिक नहीं है कि उन स्टॉक्स से आपको निकल जाना चाहिए। आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। आपकी जो ओवरऑल एलोकेशन आपने सोचा हुआ है कि इस स्टॉक में मेरी टोटल एलोकेशन, पोर्टफोलियो एलोकेशन 10% होनी है, तो अगर बहुत ज्यादा उसमें अप्रिशिएशन आई है, किसी में बहुत एक बुलरन टाइप का आया है किसी स्टॉक की प्राइस में, और उसकी एलोकेशन अगर आपकी 12% 14% हो गई है, तो उसको आप थोड़ा शेव ऑफ कर सकते हो, उसको यू कैन ब्रिंग इट बैक टू 10%, तो वो ठीक है। लेकिन यू डू नॉट नीड टू सेल आउट ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं कि 14% को 0% करने की जरूरत है, अगर एज लॉन्ग एज द कंपनीज फंडामेंटल्स रिमेन इंटैक्ट, रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो इफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी डू नॉट चेंज, यू शुड नॉट सेल आउट ऑफ योर विनर्स कंप्लीटली। यू कैन जस्ट कीप अ चेक ऑन द पोर्टफोलियो एलोकेशन फॉर दैट कंपनी। तो अगर किसी कंपनी में आपने सोचा हुआ कि इतनी एलोकेशन है, तो उतनी एलोकेशन आप रीबैलेंस कर सकते हो, बट यू डू नॉट नीड टू सेल योर विनर्स एंड यू शुड नॉट हैंग ऑन टू योर लूजर्स इफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर वीक। तो यहाँ पे भी एक कहावत है, एक सेइंग है, चॉपिंग योर फ्लावर्स एंड वाटरिंग योर वीड्स। यहाँ पे आपके जो फूल के पेड़ हैं उनको आप चॉप कर दे रहे हो, उनको ट्रिम कर दे रहे हो, और खाद पानी दे रहे हो आप अपने वीड्स में। आपके जो जंगली पेड़ हैं, जो घास फूस है, उसमें आप पानी और खाद दे रहे हो। तो वही हो रहा है, आप अपने लूजर्स पे हैंग ऑन कर रहे हो, उन पे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबली, और अपने जो विनर्स हैं, आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको आप चॉप कर रहे हो, उनको आप ट्रिम करके छोटा कर रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर्स की आखिरी मिस्टेक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमेशा फोकस रहता है उनका टाइमिंग करने में, हमेशा मार्केट टाइमिंग में वो विश्वास रखते हैं। उनकी जो 90-95% ऑफ एफर्ट होती है वो जाती है मार्केट टाइमिंग में, इंस्टेड ऑफ ये समझने में कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो आप मार्केट में कितना इन्वेस्टेड रहते हो, आप अपनी कंपनीज को, अपने बिजनेसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितना टाइम देते हो ग्रो करने के लिए, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट कैन बी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, या फिर इससे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता, लेकिन इससे फायदा आपको रिटर्न पर्सपेक्टिव से कम, रिस्क पर्सपेक्टिव से ज्यादा हो सकता है। आप जब कम स्टॉक्स पे, अच्छी वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक को लेते हैं, तो आपकी जो डाउनसाइड होती है वो काफी लिमिट हो जाती है। उस कंपनी में जो करेक्शन होगी, उसकी जो पोटेंशियल होती है ऑन द डाउन साइड, वो काफी कम हो जाती है। तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आपकी जो रिस्क है, मार्केट रिस्क, वो काफी कम हो जाती है। तो यू कैन यूज मार्केट टाइमिंग टू रिड्यूस रिस्क इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इससे रिटर्न आपकी हाई होगी। रिटर्न हाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपकी रिस्क कम हो सकती है। तो आप मार्केट टाइमिंग कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना चाहिए कि आपकी 90 और 95% जो फोकस है और जो एनर्जी आपकी एफर्ट है, वो मार्केट टाइमिंग में नहीं जानी चाहिए। 95% ऑफ एफर्ट आपकी जानी चाहिए इस बात को समझने में और इस बात को इंश्योर करने में कि आप मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहें। तो वो तभी होगा जब आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करते रहें। तो मार्केट टाइमिंग के कारण यू शुडंट इंटरप्ट योर रेगुलर इन्वेस्टिंग व्हाइल वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। इस बात को आपको समझना चाहिए कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। नोबडी नोज कि मार्केट में कब करेक्शन आ जाएगी और कब बुल मार्केट आ जाएगा, कब बियर मार्केट आ जाएगा, कब डीप करेक्शन आएगी, कुछ नहीं पता, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मार्केट मूवमेंट्स एंड स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स आर सब्जेक्ट टू सो मेनी थिंग्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस। कुछ भी कहीं पे वॉर हो जाता है, कहीं पे कोई टसल हो जाती है, किसी दो कंपनीज में ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, कोई कैलेमिटी आ जाती है, तो इवन इफ द कंपनीज अंडरलाइंग the stock market are still performing well, the stock market will fall and the stock prices for those companies will fall. You don't have any control over that. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम में हो सकता है कि आपके हाथ से बहुत सारी टाइम निकल जाए, आप वेट ही करते रह जाओ और आपको शायद वो परफेक्ट टाइम कभी ना आए और आप इन्वेस्टिंग करने से ही चूक जाओ। इंस्टेड मेरा मानना यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस, अपना 90 to 95% फोकस इस बात पे रखना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इस बात पे नहीं कि मुझे किस लेवल पे इन्वेस्ट करना है। आप इस पे फोकस करो कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न करो, ज्यादा से ज्यादा सेव करो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी देन फोकसिंग ऑन बाइंग एट द राइट प्राइसेस। आप भूल जाओ, आप भगवान पे विश्वास करके महीने की 1st को, महीने की 10th को, 15th को,
30 तारीख को जब आपको पैसे आए आप इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अदरवाइज आप अगर इस परफेक्ट टाइम की वेट करते रहोगे तो हो सकता है वो परफेक्ट टाइम कभी ना आए, और जब आए भी तो आप ये सोचो कि यार अभी तो मार्केट 30% ही गिरी है, हो सकता है 50% गिर जाए, तो आप 50% का वेट करने लगो। जब 50% गिर जाए तो सोचो कि 70% गिरेगी, तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, और वो टाइम आपके हाथ से फिर निकल जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है कि फोकस लेस ऑन व्हेन टू बाय, फोकस मोर ऑन व्हाट एंड हाउ मच टू बाय। इस पे फोकस रखो कि आपको कौन सी कंपनीज लेनी है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इस पे फोकस कम रखो कि उस कंपनी के स्टॉक्स को आपको किस प्राइस पे लेना है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गेम, आप उसको ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी सारी एफर्ट इसमें ही लगा दो कि कंपनी के प्राइसेस नीचे आएंगे मैं तभी लूंगा। आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमेशा जारी रखो और कुछ एक कैश बिल्डअप करके रखो कि जब भी मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मेरा ये मानना रहता है एज अ थंब रूल, मैं 20-30% कैश बिल्डअप करके रखता हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप अच्छी कंपनीज में और बल्कि इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ताकि आपकी रिस्क मिटिगेट हो जाए, लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल भी अच्छी हो जाए। तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट कंपनीज टू बाय, क्योंकि आप फोकस करो कि आप क्वालिटी कंपनीज ही लोगे, और हाउ मच टू बाय, इस कंपनी के मुझे 100 शेयर लेने हैं, 1000 शेयर लेने हैं, 10,000 शेयर लेने हैं अच्छी कंपनीज के। आप इस पे हमेशा फोकस रखो, इससे आप मोटिवेट हो, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट हमेशा कि इसको किस बाय प्राइस पे लेना है, इस प्राइस पे सेल कर देना है, इससे इसको बाहर निकल जाना है, फिर 5 महीने बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सब सारे चक्कर से आप बाहर निकलो, इंस्टेड आप इस पे फोकस करो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और उसके कितने शेयर्स लेने हैं आपको, विच विल कंपाउंड योर वेल्थ एक्सपोनेंशियली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हमने पहले की कई सारी वीडियोस में बात की है, पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, राइट। ये बहुत ही सब्जेक्टिव जर्नी होती है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। तो अपने नीड्स और गोल्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। कोई भी एक परफेक्ट पिल नहीं है, कोई भी परफेक्ट दवाई नहीं है कि इस दवाई को खा लोगे और आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाओगी। एवरीबॉडी डील्स विथ इट इन देयर ओन वे। किसी को मेटल सेक्टर की कंपनीज अच्छी लगती हैं, तो किसी को एफएमसीजी अच्छा लगता है, किसी को बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, तो किसी को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स तो बहुत रिस्की हैं। तो अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी जर्नी है। कोई भी पूरी तरह से सही नहीं और कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। ये हमेशा एक बैलेंस होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कन्विक्शन, योर रिसर्च, योर स्टडी ऑफ द होल मार्केट, और आप क्या सोचते हो किसी सेक्टर या किसी कंपनी के बारे में। एक और मेरी थॉट है यहाँ पे कि अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरडोज, गो ऑन एन इंफॉर्मेशन डाइट। अब जब हमेशा टीवी न्यूज चैनल पे स्टॉक प्राइसेस को देखते रहेंगे, टिकर सिंबल देखते रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा कि इसको यहाँ पे ले लूं, इसको यहाँ पे बेच दूं। जितनी जो एक्शंस, आप अपनी एक्शंस को जितना मिनिमाइज करेंगे, आपकी वेल्थ उतनी इंटैक्ट रहेगी। आप जितनी ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सेस को, अपनी रिएक्शंस को मिनिमाइज करके रखें, जितना ज्यादा आप फोकस करें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे, जितने छोटे छोटे गेम्स प्ले करना आप कम कर दें, उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, उतना अच्छा रहता है आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स, एनीथिंग वर्थ परसुइंग नीड्स परसुइंग। कोई भी जो गोल है विच इज वर्थ परसुइंग, अ गोल दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ टाइम, तो उसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती है। क्योंकि कोई भी चीज जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। हम यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की भी बात नहीं करते, जो कि एक तरह से मुझे रॉबिंग द बैंक टाइप का ही बिजनेस लगता है कि आप जबरदस्ती मतलब कुछ भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करके और सेंटिमेंट्स के बेसिस पे चाहते हो कि कुछ भी मैं पैसे बना लूं विदाउट एनी फंडामेंटल रीजंस टू सपोर्ट इट। तो मुझे वो भी एक तरह की डकैती ही लगती है। इसलिए इस चैनल पे हम उन सबों की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे कर सकते हैं, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन सभी की हमने पिछले वीडियोस में, कई सारी वीडियोस में डिटेल चर्चा की है कि इक्विटी क्यों आउट परफॉर्म करता है दूसरे एसेट क्लासेस को, आपको इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। तो इन सभी की डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स। जो भी चीज आपका सपना है, इस चीज को आप अचीव करना चाहते हो, तो वो उसमें समय लगेगा और उसमें एफर्ट लगेगा, क्योंकि दैट गोल इज वर्थ परसुइंग, एंड एनीथिंग दैट इज वर्थ परसुइंग नीड्स परसुइंग। तो एनीथिंग दैट इज नीडेड टू बी डन विल हैव टू बी डन। अब एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप एकदम समझ लें, मतलब एकदम से उसको इंटरनलाइज कर लें। वेल्थ क्रिएशन हैज टू कंपोनेंट्स, टाइम एंड मनी। मनी कहां पे आता है? मनी पार्ट, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने
आप कितना इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, साल दर साल उसको कैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, वो हो गया मनी पार्ट। फिर दूसरा आता है टाइम पार्ट। टाइम पार्ट बहुत क्रूशियल है और जिसकी अहमियत हम में से बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ही लीनियर होती है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती है शुरू में। आप जब किसी भी कंपाउंडिंग का ग्रोथ देखेंगे, आप पहले की वीडियोस में हमने कई सारी ऐसी चार्ट्स देखी हुई हैं, जो ग्रोथ होती है वो पहले के 5 7 10 सालों तक भी बहुत ही लीनियर दिखती है, वो एक लाइन जैसी दिखेगी आपको वो कर्व। लेकिन जब आप 15 20 साल वाले स्टेज में पहुंचते हो तो आपको एक एक्सपोनेंशियल जंप दिखता है कंपाउंडिंग में। तो बहुत कम लोग इसको समझते हैं, या फिर समझने के बाद भी इसको अप्रिशिएट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू इग्नोर कि टाइम का कितना बड़ा पार्ट होता है वेल्थ क्रिएशन में। और मुझे लगता है कि मनी से भी ज्यादा एक्चुअली इफेक्ट टाइम का होता है। व्हेन यू गिव योर इन्वेस्टमेंट्स टाइम टू ग्रो, आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। जब उसको समय नहीं मिलता है कंपाउंडिंग को, तो आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी वेल्थ कंपाउंड नहीं हो सकती, स्टुपेंडसली ग्रो नहीं कर सकती। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वेल्थ क्रिएशन की 2 पार्ट्स होती हैं और दोनों ही उतनी ही क्रिटिकल है। आप कितना इन्वेस्ट करते हो वो, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप कितना टाइम देते हो वो। तो टाइम एंड मनी, बोथ ऑफ देम मैटर व्हेन इट कम्स टू वेल्थ क्रिएशन। अब जैसा हमने ऑलरेडी ये बात करी हुई है, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, योर लाइफस्टाइल, योर प्रेफरेंसेस। और इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस, आप किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हो। कोई भी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो। तो आपको ये कोई भी बेंचमार्क ये सेट अपने लिए नहीं करना चाहिए कि मैं उससे ज्यादा कमा के दिखाऊंगा, या फिर किसी बगल वाले व्यक्ति ने किसी पेनी स्टॉक में पैसे लगा के 80 90% की रिटर्न पाई है पिछले 1 महीने 2 महीने 5 महीने 1 साल में, तो मैं उससे भी ज्यादा ऐसा कोई पेनी स्टॉक खोज के दिखाऊंगा जिसमें मुझे 200% रिटर्न मिलेगी 3 महीनों के अंदर। तो ये सब बेकार की बातें हैं, यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रही है। क्योंकि आप मुझे बता सकते हैं क्या उस पेनी स्टॉक में, जो भी आपका ये मल्टी बैगर करोड़पति पेनी स्टॉक आप खोजने वाले हो जिसमें आपको 3 महीने में 200% रिटर्न मिलेंगे, क्या अपनी आप लाइफ की सारी सेविंग उसमें लगाओगे? मुझे आप एक ऑनेस्ट आंसर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के मुझे बताइए। क्या आप उस पेनी स्टॉक में, उस स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में अपनी लाइफ की सारी सेविंग डालोगे? तो अगर नहीं डालोगे, और अगर आप उसमें 10,000 20,000 50,000 1 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करते हो और वो 1 लाख 2 लाख हो जाता है, 3 लाख हो जाता है, 5 लाख हो जाता है, तो क्या कर लिया? 5 लाख में क्या आपके कौन से गोल्स पूरे हो गए? हम तो यहाँ पे चैनल पे बात करते हैं कि कैसे आप लाखों और करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 लाख का 2 लाख 5 लाख बना भी लिया तो क्या हो गया ऐसा? इसलिए इन्वेस्टिंग को रेस की तरह ना माने, ये ना समझे कि किसी बगल वाले व्यक्ति ने इतना रिटर्न क्रिएट किया तो मुझे उससे 2% ज्यादा क्रिएट करना है। आप अपने गोल्स पे फोकस करें, अपनी नीड्स पे, अपने कंफर्ट जोन पे फोकस करें कि आप किस स्टॉक में, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हैं। डेट में कंफर्टेबल हैं, इक्विटी में कंफर्टेबल हैं, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में कंफर्टेबल हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी गोल्स अचीव हो जाएंगी। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, द आंसर्स टू विच कम फ्रॉम यू। तो यू शुड नेवर फील लाइक कि किसी और ने क्या करना है, आपको क्या करना है आप उस पर फोकस करो बस, और उससे ही आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में डालें। जैसा हमने देखा कि इस वीडियो में हमने काफी सारे सपोजिटली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी बातें की हैं, डिस्कशन की हैं, तो आई एम श्योर कि एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। तो आप अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में डालें ताकि हम एक 2 वे इंटरेक्शन कर पाए, मैं आपसे सीख पाऊं, आप अपनी डिस्कशन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं श्योर हूं कि कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ पॉइंट्स आपको सरप्राइजिंग भी लगे होंगे, और हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको उतने अच्छे ना भी लगे। तो उन सभी के बारे में लेट्स डिस्कस, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को एक हेल्दी, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के लिए यूज कर पाए, एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक्स से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।